जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉक्सो एक्ट 2012 अर्थात लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। दोस्तों, इसमें आज हम थ्योरी और ऑप्शन दोनों ही करवाने वाले हैं। यानी पहले मुख्य मुख्य धाराएं कराएंगे विस्तार में, इसके बाद में फिर इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस एक्ट की। सबसे पहले हम उद्देश्य पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य यानी ये क्यों लाया गया था अधिनियम। तो यह अधिनियम बालकों को उनके लैंगिक अपराधों से संबंधित बचाव के लिए बनाया गया। ठीक है, इसमें 9 अध्याय एवं 46 धाराएं हैं। यह अधिनियम 19 जून 2012 को पारित हुआ एवं 14 नवंबर 2012 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर में भी लागू है। दोस्तों, 31 अक्टूबर के बाद में जम्मू कश्मीर में लगभग 106 कानून लागू हुए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बच्चों के सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी है, जिसे हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, जिसका गठन 11 दिसंबर 1946 को किया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में मुख्यालय भी ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी धाराएं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने मुख्य मुख्य धाराएं ली हैं। ठीक है, सभी धाराओं को तो नहीं पढ़ा है, 46 धाराएं हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं लगभग वो तो सभी कराई ही हैं। ठीक है, तो धारा 2 देखिए दोस्तों, धारा 1 में तो संक्षिप्त नाम वगैरह होता है। तो संक्षिप्त नाम इसका हो गया ही बालकों का संरक्षण अधिनियम, बालकों लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, और यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अब धारा 2 में परिभाषाएं आती हैं। ठीक है, पहली परिभाषा हम पढ़ते हैं, बालक। यानी इस अधिनियम के तहत बालक कौन होता है। तो 18 वर्ष से कम उम्र का, चाहे लड़का हो अथवा लड़की हो, दोनों ही बालक कहे जाएंगे। ठीक, 18 वर्ष से कम उम्र के। दूसरा, प्रवेशन लैंगिक हमला। देखिए दोस्तों, प्रवेशन लैंगिक हमला का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक के मुख, गुदा, योनि या शरीर के किसी अन्य भाग में अपना लिंग या लिंग जैसी कोई अन्य वस्तु प्रवेश कराई जाती है, तो उसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा बालक के शरीर के किसी भी भाग में, ठीक, अपना लिंग या अन्य वस्तु प्रवेश कराई जाती है, तो उसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली परिभाषा की तरफ। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर कहीं पर गुरुतर शब्द आ रहा है तो उसका मतलब सरकारी कर्मचारी से ध्यान रखना, अर्थात सरकारी व्यक्ति द्वारा किसी बालक के किसी भी भाग में लिंग या अन्य वस्तु प्रवेश कराई जाती है। प्रवेशन ध्यान रखोगे, प्रवेश कराना। गुरुतर का मतलब होता है किसी सरकारी व्यक्ति द्वारा। ठीक है, यानी सरकारी व्यक्ति द्वारा किसी बालक के किसी भी भाग में लिंग या अन्य वस्तु प्रवेश कराना गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है। अगला है लैंगिक हमला। देखिए, किसी बालक के शरीर को बुरी तरह से स्पर्श करना, यानी छूना उसको बुरी तरह से, बुरी नियत से, लैंगिक हमला कहलाता है। ठीक है, एक देसी भाषा में बोल रहा हूँ, छेड़छाड़ करना किसी बालक के साथ में, तो वो लैंगिक हमला कहलाता है। ठीक, अगली परिभाषा की तरफ आते हैं, लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न का मतलब है बालक के समक्ष अश्लील ध्वनि करना, अश्लील इशारे करना, अश्लील चित्रण करना, सीटी बजाना, आवाज़ें देना, ये चीज़ें लैंगिक उत्पीड़न में आती हैं। तो तीनों धाराएं फिर से ध्यान रखोगे। प्रवेशन लैंगिक हमला का मतलब है लिंग को बालक के शरीर में प्रवेश करा देना, प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है। लैंगिक हमला का मतलब होता है लिंग को प्रवेश नहीं कराना है, बल्कि ऊपर ही ऊपर से छेड़छाड़ करनी है बालक के साथ में। लैंगिक उत्पीड़न में करना, यहाँ पर छेड़छाड़ भी नहीं करनी है, बल्कि दूर से ही सारेबाजी करनी है। ठीक है, ये चीज़ आती है लैंगिक उत्पीड़न में। ठीक है, परिभाषाओं को ध्यान रखोगे अच्छे से। अगला है साझी गृहस्थी। तो दोस्तों, साझी गृहस्थी का मतलब होता है आरोपित व्यक्ति, यानी जिस पर कोई आरोप लगाया गया है वह व्यक्ति किसी पीड़ित बालक के संबंध में रहा हो, यानी उसका पड़ोसी हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, वो साझी गृहस्थी में आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं धारा अगली पर, धारा 3। धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला हमने बताया था परिभाषा में भी क्या था, तो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बालक के शरीर में अपना लिंग प्रवेश कराना,
लैंगिक प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है। धारा 4 में इसके लिए दंड है, तो दंड है 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक और जुर्माना। ठीक है, अगर 18 साल से कम उम्र का बालक है तब के लिए ये दंड है। अगर बालक की उम्र 16 साल से कम है तो अपराधी को 20 साल से आजीवन कारावास तक सजा होगी और जुर्माना भी होगा। ठीक है, दोनों दंड ध्यान रखने हैं। अगली धारा पर चलते हैं, धारा 5 और 6, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। तो दोस्तों गुरुतर का मतलब मैंने बताया था, अगर किसी सरकारी व्यक्ति के द्वारा बालक के किसी भाग में लिंग प्रवेश कराया जाता है तो उसे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। धारा 6 में इसके लिए दंड है, तो दंड होगा 20 साल से लेकर के आजीवन कारावास और जुर्माना। दोस्तों 2019 के बाद में इसमें मृत्युदंड भी शामिल किया गया है, तो ये संशोधन हुआ था 16/8/2019 को। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, 16/8/2019 को संशोधन हुआ था, उसके बाद में मृत्युदंड भी शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ, धारा 7 और 8। देखिए लैंगिक हमला और लैंगिक हमला के लिए दंड। लैंगिक हमला मैंने बताया था, लैंगिक हमला का मतलब होता है किसी बालक को छेड़ना। ठीक है दोस्तों, अर्थात किसी बालक को अगर कोई व्यक्ति बुरी नियत से टच करता है, छूता है उसे, तो लैंगिक हमला में आता है। ठीक, इसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 8 में की गई है, तो दंड है इसमें 3 साल से लेकर के 5 साल तक और जुर्माना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले धारा की तरफ, धारा 9। धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमला, इसका मतलब हो गया सरकारी व्यक्ति के द्वारा किसी बालक को बुरी नियत से स्पर्श करना यानी छूना। इसके लिए धारा 10 में दंड दिया गया है, तो 5 साल से लेकर के 7 साल तक और जुर्माना। अगली धारा है 11, लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ होता है बालक को बिना छुए दूर से ही अश्लील इशारे करना उसकी तरफ या अश्लील आवाज़ देना, ये चीज़ें लैंगिक उत्पीड़न में आती हैं। धारा 12 में इसके लिए दंड है, तो 3 साल तक सज़ा मिलेगी या और जुर्माना मिलेगा। ठीक है, इसके लिए 3 साल तक सज़ा और जुर्माना ये है। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ, धारा 13, अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग। इसका मतलब यह है अगर कोई बालक का प्रयोग अश्लील कार्यों के लिए करता है, जैसे बालक पर किसी की तरफ अश्लील इशारे करवाता है या अश्लील कार्य करवाता है, तो ये अर्थ है इसका। ठीक है, इसके लिए धारा 14 में दंड की व्यवस्था की गई है। अगर ऐसा प्रयोजन कोई पहली बार कर रहा है तो उसे 5 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 7 साल से कम की सज़ा नहीं होगी। ठीक है, और जुर्माना भी होगा इसमें। ठीक, अगली धारा की तरफ चलते हैं, धारा 22। दोस्तों इसमें अगर कोई झूठी FIR भी कराता है किसी के प्रति तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो धारा 22 करती है। देखिए अगर धारा 3, 5, 7, 9 के तहत कोई व्यक्ति झूठी रिपोर्ट लिखाता है तो उसे 6 माह तक की सज़ा होगी या जुर्माना होगा या फिर दोनों होगा। ठीक है, अगर झूठी रिपोर्ट किसी व्यक्ति ने बालक को फंसाने के लिए लिखाई है, ठीक, तो उसे 1 साल तक सज़ा होगी और जुर्माना या फिर दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति ने, मान लो जैसे कोई व्यक्ति है और वो गया थाने में भागता हुआ कि इस व्यक्ति ने मेरे बेटे के साथ या बेटी के साथ, यानी बालक है कोई 18 साल का, इसके साथ में अश्लील कार्य किया है। ठीक है, और वो झूठी रिपोर्ट लिखा देता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसे 6 माह तक सज़ा या जुर्माना या दोनों होगा। लेकिन अगर वहीं पर वो व्यक्ति किसी बालक के खिलाफ लिखाता है कि इस बालक ने मेरे बालक के साथ अश्लील कार्य किया है, तो रिपोर्ट लिखाने वाले को 1 साल तक की सज़ा होगी या जुर्माना होगा या फिर दोनों होंगे। अगर यहीं पर कोई बालक रिपोर्ट लिखाता है झूठी कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में ये अश्लील कार्य किया है, तो वो रिपोर्ट झूठी होने पर बालक को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखोगे, देखिए नोट करके लिखा हुआ है, इसके तहत बालक को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ प्रसारित हो रही है बरेली की। ठीक, उसमें एक लड़की ने एक लड़के पर मुकदमा दर्ज कराया था पॉक्सो के तहत और लड़का जेल में भी रह के आ गया, लेकिन बाद में वो मुकदमा झूठा साबित हुआ, तो मजिस्ट्रेट ने उस लड़की को भी उतने ही दिन जेल में रहने की सज़ा दी है जितने दिन वो बालक रहा है। ठीक है, यानी आरोपी व्यक्ति रहा है। ठीक, बढ़ते हैं
अगली धारा के तहत तरफ। धारा 23 मीडिया के लिए प्रक्रिया। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों कोई न्यूज़ में पीड़ित बालक की पहचान को प्रकट करता है तो उसे भी सजा का प्रावधान किया गया है। पहले आईपीसी की धारा 228 ए में था इसका प्रावधान, 228 ए में था। ठीक है, 2 साल तक सजा थी इसमें। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई पीड़ित बालक है तो उसकी पहचान को गुप्त ही रखा जाएगा। ठीक है, कोई भी न्यूज़ वाला उसकी पहचान उजागर नहीं करेगा। ठीक, अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। धारा 24 बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना, यानी बालक के बयानों को दर्ज किया जाना। देखिए एक बार तो पुलिस वाले बयान दर्ज करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि थाने बुला लेते हैं, वहाँ पर लिखते हैं या घर पर ही आकर लिखते हैं, और एक बार कोर्ट में बयान दर्ज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बालक के कथनों को अभिलिखित किया जाना, यहाँ पर पुलिस के द्वारा है। ठीक, तो बालक के कथन को महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, यानी अगर कोई बालक पीड़ित बालक है तो उसके कथन को महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा, जो कम से कम दरोगा पद की होगी या उससे ऊपर की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के कथन को उसके घर पर या उसके पसंद के स्थान पर लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर कोई बालक है, पीड़ित बालक है, तो उसके कथन को उसके घर पर या उसकी पसंद के स्थान पर लिखा जाएगा। ठीक, और ऐसा करते समय पुलिसकर्मी सादा कपड़ों में होगी, यानी बयान जब दर्ज हो रहे होंगे बच्चे के तो समय पर पुलिस वाली जो महिला होगी दरोगा वो सादा कपड़ों में होगी, वर्दी में नहीं होगी। ठीक है, एवं बालक को किसी भी कारण से रात को थाने में नहीं रखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। जब कोई बालक पीड़ित होता है तो उसे थाने में नहीं रखा जाता है। ठीक, अगर मान लो कहीं दूर का है वो पीड़ित बालक तो उसे एक सेंटर में रखा जाता है। हर जिले में एक सेंटर होता है बच्चों से संबंधित, जिसे विशेष गृह भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर रख दिया जाता है बच्चों को, पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनको, लेकिन थाने में नहीं रोका जाता है किसी भी कारण से। ठीक है, अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। धारा 28 विशेष न्यायालय का गठन। देखिए दोस्तों अब प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय भी बनाया जाता है, यानी जो जिला न्यायालय होते हैं इन्हीं में एक को विशेष न्यायालय बना देते हैं। ठीक है, जिन्हें हम देखिए अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है, त्वरित कतिपय अपराधों की उपधारणा धारा 29। ठीक है, अर्थात ऐसा, इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहा है, ठीक है, तो जो रिपोर्ट दर्ज की गई है वो बिल्कुल सत्य मान करके दर्ज की जाएगी और वो तब तक सही मानी जाएगी जब तक कोई व्यक्ति खुद को निर्दोष साबित ना कर दे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गया थाने में और उसने कहा कि फलां व्यक्ति ने मेरे बालक के साथ में अश्लील कार्य किया है या इस अधिनियम के तहत अपराध किया है। ठीक है, तो रिपोर्ट उसे सही मान करके लिखी जाएगी और तब तक सही मानी जाएगी जब तक आरोपी व्यक्ति खुद को निर्दोष साबित ना कर दे। ठीक है, पुलिस का कार्य होता है एफआईआर को दर्ज करना। अगली धारा की तरफ आगे देखिए, नोट देखोगे यहाँ पर, पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण 1 माह के अंदर पूरा करना होगा। ठीक है, एवं न्यायालय द्वारा जांच और विचारण 1 साल के अंदर पूरा करना होगा। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया होती है पॉक्सो एक्ट की, ये 1 माह के अंदर तो इन्वेस्टिगेशन करना होता है इसका, और 1 साल के अंदर पूरी सुनवाई करनी होती है इसकी। ठीक, अब चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों पर। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों, इससे पहले हमने थ्योरी करा दी है, उसे एक बार अच्छे से देखें, इसके बाद में फिर ये प्रश्न लगाएं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, अधिनियम के तहत बालक का अर्थ क्या है? तो लड़का 21 वर्ष से कम उम्र का हो, या लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की हो, या लड़की लड़का दोनों ही 18 वर्ष से कम उम्र के हों, या लड़की लड़का दोनों ही 16 वर्ष से कम उम्र के हों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी लड़का और लड़की दोनों ही 18 वर्ष से कम उम्र के हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? यानी यहाँ पर जो सरकारी वकील होते हैं वो। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, या हाई कोर्ट करता है, या बाल संरक्षण आयोग करता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका राज्य सरकार। ठीक है, और इसके लिए लोक अभियोजक के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, यानी ऐसा अधिवक्ता जिसने 7 साल तक कार्य किया है वो लोक अभियोजक बन सकता है। ठीक है, राज्य सरकार की तरफ से। अगला क्वेश्चन, अधिनियम के तहत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो आजीवन कारावास, मृत्युदंड, 20 साल या 10 साल?
तो इसका सही हो जाएगा आंसर मृत्युदंड। देखिए दोस्तों 2019 के बाद में मृत्युदंड को भी शामिल किया गया है इसमें, ठीक है, संशोधन हुआ था 2019 में, तो उसके बाद में मृत्युदंड को भी शामिल किया गया है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति के प्रति झूठी रिपोर्ट लगाना किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? तो धारा 11, धारा 9, धारा 22 या धारा 29। तो सही आंसर हो जाएगा इसका धारा 22, ठीक है। अगर कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो उसे 6 माह तक सजा होगी, या जुर्माना होगा, या फिर दोनों होगा। अगर बालक के प्रति लिखाता है झूठी एफआईआर तो 1 साल तक सजा होगी, जुर्माना होगा, या फिर दोनों होंगे। अगला क्वेश्चन, मीडिया के द्वारा किसी भी प्रकार से बालक की पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा, किस धारा के तहत प्रावधान किया गया है? तो धारा 13, धारा 23, धारा 25 या धारा 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 23, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यायालय के द्वारा किया जाता है, यानी न्यायालय के द्वारा इनमें से क्या किया जाता है? अन्वेषण, जांच एवं अन्वेषण, जांच एवं विचारण, या विचारण एवं अन्वेषण। तो न्यायालय के द्वारा हमेशा जांच एवं विचारण किया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखोगे, जो अन्वेषण होता है ये अन्वेषण ये पुलिस के द्वारा किया जाता है, पुलिस अधिकारी के द्वारा, ठीक, और न्यायालय के द्वारा जांच एवं विचारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पॉक्सो में पी का अर्थ क्या है? पॉक्सो में पी का अर्थ प्रोहिबिटेड, प्रोसेस, प्रोसिक्यूशन या प्रोटेक्शन। पॉक्सो में पी का अर्थ होता है, सही आंसर हो जाएगा इसका डी, प्रोटेक्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन, अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 14 नवंबर 2012 को, या 19 जून 2012 को, या 30 अगस्त 2012 को, या 11 दिसंबर 1992 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 जून 2012 को, ठीक है, क्योंकि 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ में ई का अर्थ क्या है? इकोनॉमी, इकोलॉजी, इमरजेंसी या इधर। यूनिसेफ में ई का अर्थ, तो इसमें हो जाएगा इमरजेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये यूनिसेफ का हमने फुल फॉर्म शुरुआत में ही बताई है, तो एक बार देख लें, ठीक है, पॉक्सो की भी देखें एक बार। अगला क्वेश्चन है, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था? तो 14 नवंबर 2012 को, 31 अक्टूबर 2019 को, या 5 अगस्त 2019 को, या 1 जनवरी 2020 को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू कश्मीर में लगभग 106 कानून लागू हुए हैं 2019 के बाद में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत नहीं है? अन्वेषण हेड कांस्टेबल द्वारा किया जाएगा, या ज़रूरत पड़ने पर बालक को रात में थाने में रोक सकते हैं, या बयान बालक की पसंद के स्थान पर लिखे जाएंगे, या बयान दर्ज करते समय पुलिसकर्मी की वर्दी पर नेम प्लेट होना अनिवार्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, बयान बालक की पसंद के स्थान पर ही लिखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यह अधिनियम किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन आता है, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2006 के अधीन आता है, या मानव अधिकार आयोग 1993 के अधीन आता है, या गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो अधिनियम किस मंत्रालय के अधीन आता है ये? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2006। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक उत्पीड़न का मतलब क्या होता है? देखिए परिभाषाओं में हमने कराया है लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक और लैंगिक उत्पीड़न। तो लैंगिक उत्पीड़न का मतलब क्या होता है? बालक के शरीर को बुरी नीयत से छूना, या बालक को अश्लील आवाज़ देना या इशारे करना, या बालक के शरीर में लिंग प्रवेश कराना, या फिर बालक के से किसी की तरफ अश्लील इशारे करवाना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें लैंगिक उत्पीड़न का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, बालक को अश्लील आवाज़ देना या अश्लील इशारे करना, ठीक है। ये बालक से किसी की तरफ अश्लील इशारे करवाना, ये कौन सी धारा में है? तो धारा 13 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? यानी पॉक्सो एक्ट 2012 में संशोधन कब हुआ था? तो 2016 को, 2017 को, 18 को, या 2019 में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी,
2019 यानी 16/8/2019 को, ठीक है। इसको हुआ था संशोधन। इसमें क्या हुआ था, मृत्युदंड को भी शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, बताओगे? प्रोहिबिटेड ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफर्स, या प्रोसेसर ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस। सही आंसर इसका पॉक्सो एक्ट का तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। अगला, अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, अब बताओगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, 33, 11, 46 या 51। तो अधिनियम में टोटल 46 धाराएं हैं और 9 अध्याय हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखोगे, 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं, ठीक है दोस्तों। बताइए आज की क्लास कैसी लगी। इसमें हमने थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही कर पाए हैं, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।